हेलो नमस्कार। मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य। कल हमने देखा था आकाशगंगा और तारों के संबंध में हमने अच्छी अच्छी बातों को ड्रॉ किया था, देखा था। आज हम देखते हैं हमारे सन के बारे में कि क्या क्या चीजें हमें इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सन की आयु की। जो हमारा सन है इसकी आयु कितनी है? 4.5 अरब वर्ष इसकी आयु है। इसका मतलब क्या हुआ? 4.5 अरब वर्ष, यानी कि अभी का जो वर्तमान समय है, आज से 4.5 अरब वर्ष पहले जो है सन का जो है फॉर्मेशन हुआ था, उस चीज को यहाँ दर्शाता है। और भी हम मोटा मोटी चीज देखते हैं। जैसे हम लोगों ने एक और बात कल पढ़ी थी कि जो आकाशगंगा है, जो हमारा ये आकाशगंगा है, ठीक है, इसके दूसरे भुजा में यहाँ पे सन मौजूद है। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये बल्ज है। बल्ज यानी कि ये ब्लैक होल, ये ब्लैक होल है, ये बीच वाला ये। तो जो हमारा आकाशगंगा का जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे। ये हम लोगों ने कल चर्चा किया हुआ था। वैसे ही हमारा सन जो है इस बल्ज का चक्कर लगाता है, यानी कि आकाशगंगा का भी चक्कर लगाता है। यानी कि हमारा सन जो है किसका चक्कर लगाता है? आकाशगंगा का। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए, जो हमारा सन है, जो हमारा सूर्य है, वो किसका चक्कर लगाता है? आकाशगंगा के केंद्र का। केंद्र का चक्कर लगाता है। ठीक है, और क्या क्या चीजें इसके बारे में उसको जानते हैं हम लोग। 225 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये घूमता है। सूर्य जो है, सूर्य भी कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में सूर्य हमारा कितना घूमता है? 225 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में। ठीक है, दूसरी बात इसमें करते हैं हम, अगर यह एक चक्कर पूरा सूर्य कंप्लीट कर लेगा हमारे बल्ज का, यानी कि आकाशगंगा के केंद्र का, तो कितना समय लगेगा? 25 करोड़ वर्ष में 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा। क्या करेगा? 25 करोड़ वर्ष में 1 रोटेशन किसका कंप्लीट करेगा? इस बल्ज का, यानी कि पूरे आकाशगंगा का एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा तो कितना समय लगेगा? 25 करोड़ वर्ष। और वही अगर इसकी रफ्तार की बात की जाए तो हर एक सेकंड में 225 किलोमीटर यह सूर्य चल रहा होता है। ठीक है, और अपने साथ साथ इसके जितने भी ग्रह हैं उसको लेकर के चल रहा होता है। ठीक है, अब देखिए, अभी तक जब से सूर्य का निर्माण हुआ है इस आकाशगंगा के अंदर, जब से सूर्य बना है तब से लेकर के अभी तक टोटल कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है? मतलब कितना बार ये घुमा है बल्ब को? टोटल 30 टाइम्स रोटेशन कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 31वां रोटेशन में ये चल रहा है, यानी कि 31वां बार ये घूम रहा है। यानी कि इसके पहले 30 बार घूम चुका है, 30 बार इसका परिक्रमा कर चुका है। वो चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब कुछ पृथ्वी के परपेक्स में बात करते हैं सूर्य के बारे में, कि सूर्य जो है पृथ्वी से कितना बड़ा है। यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ठीक है, ये अलग से इसको ऐसे पॉइंट देके लिख लेते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। और भारी कितना है? पृथ्वी जो है सूर्य जो है पृथ्वी से भारी कितना है? भारी कितना है? 3,33,000 गुना भारी है।
कितना भारी है जी? सूर्य जो है पृथ्वी से कितना भारी है? 3,33,000 गुना भारी है। एक और पॉइंट यहाँ पे समझते हैं, ये हम जितनी भी बातें कर रहे हैं पृथ्वी को आधार बना के कर रहे हैं सूर्य की चर्चा। आधार किसको बना है? पृथ्वी को। सूर्य को बता रहे हैं कि पृथ्वी से कितना बड़ा है, भारी है ना, वो चीज। तो सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और भारी कितना भारी है? 3,33,000 गुना भारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण की बात की जाए तो सूर्य की जो है गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स जो है कितना है? पृथ्वी से कितना है? पृथ्वी से ग्रेविटेशन बल जो है पृथ्वी से कितना ज्यादा है? 28 गुना ज्यादा है। 28 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये बात समझ गए। दूरी की भी बात कर लेते हैं। सूर्य से जो है, सूर्य और पृथ्वी की अगर दूरी देखें तो लगभग 15 ऐसे लिख सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इतनी सारी बातें हमने देखा, ये मोटा मोटी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको याद रखना है। ठीक, अब हम देखते हैं हमारे सन की संरचना में हम क्या क्या चीजें, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे सन का जो है कितने लेयर होते हैं। अब डायरेक्ट आते हैं हम अपने सन पे। ठीक है, जो हमारा सूर्य है इसकी बात करते हैं। इसके 6 लेयर होते हैं। पहला लेयर है इसका बिल्कुल अंदर वाला, केंद्र वाला। आगे यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल जो केंद्र वाला है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोर या क्रोड भी बोलते हैं। दूसरा जो जोन है इसका, उसका नाम है रेडिएशन बेल्ट या पेटी, वही बात है, रेडिएशन पेटी। ठीक है, तीसरा जो है उसको कहते हैं संवहन मंडल, है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन। ठीक है, चौथा जो है वो है प्रकाश मंडल, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, 1 2 3 4 5, पांचवा है वर्णमंडल। क्या है? वर्णमंडल। ठीक है, वर्णमंडल को हम लोग बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। ठीक है, क्रोमोस्फीयर। छठा जो है उसका नाम है कोरोना या किरीट, कहीं कहीं किरीट भी लिखा मिला होता है। ठीक है, कोर को अंग्रेजी में कोर ही बोलेंगे, रेडिएशन बेल्ट को पेटी को रेडिएशन बेल्ट बोलेंगे, संवहन मंडल को कन्वेक्शन जोन बोलेंगे, प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर बोलेंगे, वर्ण मंडल को क्रोमोस्फीयर बोलेंगे, कोरोना किरीट को कोरोना ही लिखेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, अब हम इन सभी को यहाँ ड्रॉ करते हैं और एक एक करके समझते हैं कि हमारे सन के अंदर इन सभी लेयर में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं से हमें किस प्रकार की और कैसी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, पहला हम लोग ड्रॉ करेंगे, पहला यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम अपना कोर। ये क्या हो गया? ये कोर है, ये पहला। ठीक है, अब क्या होता है, इस कोर में जो है हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया चलती है। इस कोर में ही सन का जो कोर होता है, जो हम बार बार बात करते हैं कि हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, वो कहाँ बनता है? सूर्य के कोर में, बिल्कुल मिडिल वाले पार्ट में।
अंदर वाले पार्ट में, कोर में ही हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया होती है। और इस कोर का जो टेम्परेचर है, इस कोर का जो टेम्परेचर है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इस कोर में जो हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है और हीलियम बनने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो कितना, इसका टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा देंगे, वही बात है। तो यहाँ पे देखिए जो कोर में है कौन सी प्रक्रिया चल रही है, हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया चल रही है, जिसका टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है कोर में। अब यहाँ से हम दूसरा लेयर इसका ड्रॉ करते हैं सूर्य का। दूसरा लेयर कौन सा है, रेडिएशन बेल्ट है। कौन सा है, रेडिएशन पेटी। कौन सा है, दूसरा लेयर कौन सा है, रेडिएशन पेटी है। अब देखिए इस कोर के अंदर जितनी भी ऊर्जा बन रही है, ये जो कोर है इस कोर के अंदर जितनी भी ऊर्जा बन रही होती है, उन ऊर्जा को बनने के बाद वो आकर के ऊर्जा कहाँ गिरती है, वो ऊर्जा आकर के वापस से कहाँ गिरती है, इस रेडिएशन पेटी में गिरती है। ठीक है, किस फॉर्म में ये ऊर्जा गिरती है, वो ऊर्जा गिरती है एक्सरे, गामा रे और फोटोन के फॉर्म में यहाँ पे रेडिएशन बेल्ट में गिरती है। और ये सभी ऊर्जा कहाँ से निकल के आ रही होती है, कोर से। कोर में क्या बनता है, हाइड्रोजन से हीलियम, और उसी ऊर्जा को यहाँ पे रेडिएशन बेल्ट में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो वहां पे आगे कहाँ गिरता है, एक्सरे, वाई, गामा रे और फोटोन रे, वो आके कहाँ गिरता है, रेडिएशन पेटी में आके गिरता है। यानी कि इस कोर से जितनी भी ऊर्जा बन रही है वो आके कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इस रेडिएशन पेटी में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसको देख लिए, तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है, तीसरा है संवहन मंडल। संवहन मंडल ये रहा हमारा, ये संवहन मंडल। ठीक है, ये जो तीसरा है संवहन मंडल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं, ऐसे हाइड्रोजन सेल्स पाए जाते हैं ऐसे। ये सारे हाइड्रोजन के सेल हैं, ये हाइड्रोजन के सेल है। मैंने दो ही बनाया है दिखाने के लिए, समझाने के लिए। वैसे ये जो हाइड्रोजन का सेल है वो चारों तरफ होगा बराबर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एकदम बराबर होगा। संवहन मंडल में चारों तरफ ये हाइड्रोजन के जो सेल है वो होंगे। ये क्या है, हाइड्रोजन के सेल है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सेल, हाइड्रोजन सेल बोलते हैं इसको। ये सेल क्यों उपस्थित है, इस सेल से ही हो करके ये सभी ऊर्जा जो कोर में ऊर्जा बन रही है वो ऊर्जा आके कहाँ गिर रही है, रेडिएशन पेटी में गिर रही है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कोर में ऊर्जा बन रही है वो आकर के रेडिएशन पेटी में गिर रही है, रेडिएशन पेटी में, जहाँ पे एक्सरे, गामा रे, फोटोन रे के फॉर्म में गिर रही है। ठीक है, और ये जो ऊर्जा यहाँ आकर के रेडिएशन पेटी में गिरती है वो ऊर्जा संवहन मंडल के हाइड्रोजन सेल से होकर के आगे ट्रांसफर होती है, ऐसे सेल से ही होकर के ट्रांसफर होती है ऐसे। ठीक है, तो इस सेल से ट्रांसफर होने के पीछे रीजन यही है कि इसको, और जो इसका टेम्परेचर है इसको, ये जो सेल है इसको नियंत्रित करता है। ये जो सेल है, ये जो अंदर टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, अगर उतना ही टेम्परेचर अगर बाहर निकलता तो हमारे पृथ्वी पे, चाहे इसके आसपास जितने भी ग्रह हैं, सब जल के झुलस जाते, खत्म हो जाते, जीवन का अस्तित्व ही नहीं होता। इस सेल का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन सेल है ये कहाँ पे मौजूद है, संवहन मंडल में मौजूद है। ठीक है, तो हमने तीसरा देख लिया, चौथा देखते हैं। चौथा लेयर सन का, ये सन का चौथा लेयर है जिसका नाम क्या है, प्रकाश मंडल। ये क्या है, ये क्या है, प्रकाश मंडल। चौथा लेयर कौन सा है, प्रकाश मंडल।
एक और बात है, ये जो प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल, इसी लेयर को हम लोग कहाँ से देखते हैं? पृथ्वी से। पृथ्वी से जो पृथ्वी से सन का जो भाग दिखाई देता है, पृथ्वी से जो भाग सन का दिखाई देता है, कहने का मतलब जो सन हम यहाँ से देखते हैं, अपने धरती से जो सन हमें दिखाई देता है, वह ना कोर दिखता है हमको, ना रेडिएशन दिखता है, ना संवहन मंडल दिखता है, सिर्फ हमें ये प्रकाश मंडल दिखता है। ये 1 2 3 यानी कि 1 2 3 ये 3 लेयर हमें नहीं दिखती है। हम सिर्फ कौन सा लेयर देखते हैं? प्रकाश मंडल देखते हैं, वही हमें जलते हुई धधकते हुई दिखाई पड़ती है। ये 3 लेयरें नहीं दिखती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये जो ऊर्जा बन रही होती है, रेडिएशन पेटी से जो ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ये हाइड्रोजन सेल से वो आकर के कहाँ गिरती है? प्रकाश मंडल में। ये चारों तरफ आके इसमें गिरेगी ऐसे, ये सेल्स होकर के यहाँ गिरेगी। ये कौन सा मंडल है जी? प्रकाश मंडल। यहाँ पे ये जो आपका फोटोस्फीयर है, इसमें आकर के ये ऊर्जा यहाँ पे निरंतर गिरेगी, और जब यहाँ पे आके गिरेगी तो यहाँ से क्या होता है कि आग की लपटें ऐसे 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 लपटें जो है ऐसे हमें देखने को मिलता है। जो सन का जो है ऐसे ये वाला ये लपटें हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो प्रकाश मंडल में जो गिर रही है ऊर्जा, वो यहाँ के टेम्परेचर से कम होती है, और यहाँ कम होती है फिर भी वो कम नहीं होती है। यहाँ जो टेम्परेचर होता है, जो प्रकाश मंडल में टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर जिसको बोलेंगे हम लोग, मैक्सिमम टेम्परेचर वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम वो होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी 1500 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर आ जाता है, उस चीज को ध्यान रखेंगे। यानी कि फोटोस्फीयर में जब ये ऊर्जा यहाँ से फोटोस्फीयर में गिर रही होती है, तो वहां पे जो है आग की लपटें निकलती हैं। इस लपटों को कहा जाता है सोलर फ्लैश, इसको बोलते हैं हम लोग सौर, इसको बोलते हैं सौर किरणें, है ना, सौर किरणें, सौर ज्वाला, ज्वाला इसको कहिए सबसे अच्छा, सौर ज्वाला, है ना, इसको बोलते हैं सोलर फ्लैश। क्या बोलते हैं? सोलर फ्लैश। अब यहाँ एक चीज समझने की बात है, जब प्रकाश मंडल से जो ये गर्म गैसें निकलती हैं, तो जब ये जस्ट निकल रही होती हैं, तब इनका टेम्परेचर कितना होता है? ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब यह टेम्परेचर आगे बढ़ती है, टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे गैस है, ये जो चीजें निकल रही हैं, जो लपटें निकल रही हैं, वो गर्म गैस है। कैसे? एक और आगे बढ़ते तो पता चलता है। ये वर्ण मंडल, इसको भी ड्रॉ करते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं लेयर, इसका नाम है वर्ण मंडल। वर्ण मंडल और कुछ नहीं है, ये हमारे सूर्य का जो है, ये जो सूर्य जो है हमारा, उसका ये क्या है? ये आपका उसका वायुमंडल है। सूर्य का ये वर्ण मंडल क्या है? ये सूर्य का क्या है? वायुमंडल है। सूर्य का वायुमंडल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सूर्य का वायुमंडल कौन किसे कहा जाता है, तो वर्ण मंडल को सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे गर्म हाइड्रोजन की गैसें मौजूद होती हैं। क्या होती है यहाँ पे? गर्म हाइड्रोजन गैस, गर्म हाइड्रोजन गैस मौजूद होती हैं। तो जब ये प्रकाश मंडल से जब ये सोलर फ्लैश ऐसे वर्ण मंडल में आके गिरती है, ऐसे गिरती है, तो यहाँ पहले से गर्म जो है हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है, जो कि इस गैस के साथ यहाँ पे दो चीजें निकलती हैं। ये जो सोलर फ्लैश जो आप देख रहे हैं निकलते हुए, यहाँ से दो चीज निकलती है। एक तो गर्म गैसें निकलती हैं, गर्म गैस, और इनके साथ साथ ऊर्जा, जो ऊर्जा ये अंदर बन रही होती है, वो ऊर्जा गर्म गैस के साथ साथ ऊर्जा, दोनों गैस के साथ ऊर्जा मिली हुई होती है, और वो
आग के लपटों की तरह दिखती है, जिसको सोलर फ्लैश कहते हैं। और जब यह निकल रही होती है, ये जो सोलर फ्लैश आग की लपटें जो ये निकल रही होती है, तब उसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक और बात यहाँ पे समझने वाली है कि जब ये गैसें निकल रही होती हैं, तो ये गैस क्या होता है कि गर्म होने के कारण ये ऐसे आगे निकल जाती है और ये कभी-कभी पृथ्वी तक भी पहुंचती है, ठीक है, और अन्य ग्रह तक भी पहुंचती है, लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा पाती है, ठीक है। तो जब ये गर्म गैसें वापस निकलती हैं, तो गैस क्या होता है कि फिर से यहाँ से वापस घूम के वापस चली आती है। वही चीज यहाँ पर दिखाया गया ऐसे, यहाँ से निकल रही जो गैसें हैं उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, और वही जब यहाँ से गर्म गैसें बाहर निकलेंगी तो वो ठंडा होगी। जब वो ठंडा होगी तो वापस से घूम करके ऐसे फिर से ये फोटोस्फीयर में आके गिर जाएगी। जब वापस से घूम के आती है तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? 4000 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब कि जब यहाँ से गर्म गैसें निकलेंगी बाहर, तब उस समय उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब वही गैसें ठंडी हो जाती हैं तो वापस से फिर आके वहीं गिरती हैं फोटोस्फीयर में। निकलेगी भी फोटोस्फीयर से, गिरेगी भी फोटोस्फीयर में। जब निकलेगी गर्म गैसें तो उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होगा, और जब वही ठंडा होकर के वापस आएगी तो उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जहां ये गिरता है, ये जो 4000 डिग्री सेल्सियस वाली गर्म गैस की हवा है, ये जहां गिरेगा वहां पे ऐसे धब्बा बना लेता है, ऐसे काला धब्बा बनाता है। उसको हम लोग बोलते हैं सोलर स्पॉट। उसको बोलते हैं सोलर स्पॉट। इसको हिंदी में बोलेंगे सौर कलंक। इसको बोलेंगे सौर कलंक, ठीक है। अब देखिए सौर कलंक कैसे बनता है। इस प्रकाश मंडल से गर्म गैस, यानी गर्म गैस के साथ ऊर्जा भी निकलती है। वो गर्म गैसें जब निकल रही होती है बाहर वर्ण मंडल में, वर्ण मंडल से भी वो बाहर जाती है, तो जब निकल रही होती है तो उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और गर्म गैस के साथ साथ ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा तो आगे ट्रांसफर हो जाती है, चली जाती है, लेकिन गैस जब ठंडी हो जाती है तो वापस से फिर चली जाती है। तो जब निकल रही होती है तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जब वापस आती है तो वो ठंडा हो चुका होता है, तब उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ये गैसें 6000 वाली कहाँ से निकली है? प्रकाश मंडल में। तो जब ठंडी होकर के वापस आएंगी तो 4000 डिग्री सेल्सियस वाली भी गैस हो आकर के वो कहाँ गिरेगी? प्रकाश मंडल में ही गिरेगी। यानी कि गर्म हवा भी यहीं से निकल रही है, जब ठंडा होकर के वापस गिरेगी तो इसी प्रकाश मंडल में गिरेगी। तो जो ठंडा होकर के जो गैसें गिरेंगी, वहां जहां गिरेंगी वहां पे सोलर स्पॉट बनाएगी, जिसको हम सौर कलंक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और समझने वाली बात है कि जितना बड़ा सोलर कलंक बनेगा, यानी कि सोलर स्पॉट बनेगा, है ना, उतना ज्यादा एनर्जी पृथ्वी को मिलेगी। कैसे मिलेगी? आप सोच के देखिए कि अगर ज्यादा मात्रा में गर्म गैस निकला होगा, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म गैस निकला होगा यहाँ से फोटोस्फीयर से, तो उसके साथ साथ ऊर्जा भी बहुत ज्यादा निकली होगी, तो ऊर्जा तो ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन जो गर्म गैसें ठंडा होंगी तो ज्यादा मात्रा में निकली होंगी, तो ज्यादा मात्रा में वापस भी तो आएगी। तो जब वो वापस आएगी तो जो ये जो सोलर कलंक बनाएगी वो ज्यादा बहुत बड़ा बनाएगी ऐसे, ठीक है, बहुत बड़ा बनाएगी। तो अगर सन स्पॉट ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो वहां से गर्म गैसें और ऊर्जा भी बहुत ज्यादा निकली होंगी। ये कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। एक और चीज देखते हैं। आप यहाँ जो देख रहे हैं कि जो कोर में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो कोई एक दिन में यहाँ नहीं आती है। ये प्रकाश मंडल में, ये जो प्रकाश मंडल देख रहे हैं, जो चौथा लेयर है हम लोगों का, वो एक दिन में यहाँ नहीं पहुंचती है। यहाँ पहुंचने में, उसको यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में टोटल 1 मिलियन वर्ष समय लगता है। ये जो सन स्पॉट है, ये जो बनने की प्रक्रिया है, जितना ज्यादा अगर ऊर्जा निकलेगी उतना बड़ा सन स्पॉट बनेगा। दूसरी बात हमने यहाँ पे कहा था कि ये जो अंदर में ऊर्जा बन रही होती है कोर में, वो कोई एक दिन में यहाँ प्रकाश मंडल में नहीं पहुंचती है। यहाँ पहुंचने के लिए 1 मिलियन वर्ष लगता है। यानी कि आज जो हम सूर्य के लपटे देख रहे हैं, आज जो भी हम जिस दिन भी देखेंगे सूर्य की लपटे, वो आज की आज नहीं बनी होगी। आज से
1 मिलियन वर्ष पीछे बनी होगी जो हमें आज दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसको समझना है। अब आते हैं सोलर कलंक पे। अगर हम यहाँ से सूर्य का एक इक्वेटर खींचते हैं ऐसे लंबा, ठीक है ना, एक सूर्य को अगर 2 भाग में बांटेंगे तो वो इक्वेटर ही होगा, है ना, वो समझने के लिए। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा सूर्य के बाहरी प्रकाश मंडल में जो हमारा सोलर स्पॉट बनता है, सौर कलंक बनता है, एक और चीज हमेशा याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सूर्य में जो है सौर कलंक सूर्य के किस भाग में बनता है, तो हमेशा याद रखना है कि वो प्रकाश मंडल में बनता है। कौन से? प्रकाश मंडल में बनता है। सन स्पॉट कहाँ बनता है? प्रकाश मंडल में बनेगा ऐसे। क्लियर? अब एक और बात समझते हैं, यहाँ कोर से अगर इक्वेटर की बात की जाए, अगर सन के इक्वेटर की बात की जाए, तो जो सोलर फ्लैश बनते हैं वो सन के इक्वेटर से लेकर के 40 डिग्री तक ही बनते हैं। अगर यहाँ हम कोर से यहाँ से 40 डिग्री ऊपर चलें तो ये जो सन स्पॉट बनने की प्रक्रिया है वो इक्वेटर से लेकर के ये 40 डिग्री तक ही बनते हैं ऐसे ऐसे, ये 40 डिग्री तक ही बनते हैं, इसके आगे नहीं बनते हैं। तो इक्वेटर से इस 40 डिग्री तक आने में जो सोलर स्पॉट बना होगा उसका कितना समय लगता है? 5.5 वर्ष, यानी 5.5 वर्ष, यानी कि 5.5 साल लगता है इक्वेटर से ये 40 डिग्री आने में। फिर यहाँ से ये बनते हुए वापस आता है ऐसे नीचे, ऐसे कहाँ तक आएगा? इक्वेटर तक। यानी कि आने में भी कितना समय लगेगा इसको? 5.5 वर्ष, यानी कि 5.5 वर्ष। यानी कि जाने में 5.5 वर्ष और फिर आने में भी 5.5 वर्ष, टोटल कितना हो गया? 11 वर्ष। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन मिल जाएगा कि सौर कलंक बनने में कितने समय लगते हैं, तो 11 वर्ष का समय लगता है। और एक और बात यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ये जो इक्वेटर के पास जो सौर कलंक बनता है, सोलर फ्लैश बनता है, सोलर स्पॉट बनता है, ये सबसे ज्यादा बनता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है सोलर फ्लैश, सोलर कलंक सन स्पॉट, यानी कि मैक्सिमम, इसको बोलेंगे मैक्सिमम सन स्पॉट। यहाँ सबसे ज्यादा बनता है इक्वेटर पर, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पृथ्वी को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। क्यों ज्यादा मिलती है भाई? अगर सोलर कलंक जो है बहुत ज्यादा बनेगा तो वहां से ऊर्जा भी बहुत ज्यादा निकली होगी, क्योंकि ऊर्जा और गैसें जब ज्यादा निकली होंगी तभी तो वो गैसें ठंडा होकर के वापस से फिर ये कहाँ पे? इक्वेटर के पास आकर के गिरी होंगी। ठीक है, और जो सोलर स्पॉट का जो मिनिमा है वो कहाँ बनता है? ये 40 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे मिनिमम सोलर स्पॉट बनता है, यानी कि 40 डिग्री पे मिनिमम बनता है और 0 डिग्री पे मैक्सिमम बनता है। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली बातें हैं। ये कभी पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम सोलर स्पॉट कहाँ बनता है और मिनिमम सोलर स्पॉट कहाँ बनता है। और अगर क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि जो हमारा सौर कलंक है, सोलर स्पॉट, वो एक्चुअली कहाँ बनता है, तो वो प्रकाश मंडल में बनता है। ठीक है, अब देखिए एक और इसमें समझने वाली बात है, लास्ट जिसकी हम बात करते हैं 6 नंबर, ये कोरोना। ये कोरोना और किरीट क्या होता है, इसको जरा सा अगर हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, तो इसको हम अगर मिटाएंगे तो यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा अच्छे से समझ आएगी इस चीज को हम मिटा रहे हैं, ऐसे इतना ही दूर मिटाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा सोलर फ्लैश जो निकल रहा है, ये ऐसे सोलर फ्लैश जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसे, ये 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 जो सोलर फ्लैश निकल रहा है, इसके बाहरी, कहने का मतलब वर्ण मंडल के बाहरी क्षेत्र में ऐसे जो गैसें रिटर्न आती हैं, उसके ऊपर में एक पतली सी बेल्ट बनती है, ऐसे पतली सी बेल्ट बनती है जो काफी चमकीली होती है। ठीक है, ज्यादातर ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, चाहे हम विशेष उपकरण से जब हम देखेंगे तो ये कोरोना और किरीट वाली लेयर दिखती है। जो हमारा सोलर फ्लैश बनता है उसके एकदम से किनारे पे एक पतली सी बेल्ट बनती है, ऐसी ही गोल गोल ऐसे बनेगी ऐसे।
पतली सी बेल्ट बनेगी, वही बेल्ट जो है कोरोना और किरीट वाली बेल्ट होती है। ठीक है, ये काफी चमकीला और हमारे आंख के लिए काफी खतरनाक होता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये बिल्कुल जब ढका होता है तो ये सबसे चमकीला भाग है। तो जैसे ही यहाँ से जब चंद्रमा हटेगा, यहाँ से ऐसे हटेगा, तो अचानक से यही लेयर दिखाई पड़ती है और ये इतना ज्यादा चमकीला होता है कि आप अगर नग्न आंख से ऐसे खुले आंख से अगर इसको देख लें तो रेटिना भी डैमेज हो सकती है। तो ये वाला जो लेयर है वो कोरोना है। ठीक है, अगर हमारा क्लास अच्छा लगा आप लोगों को तो इसको प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।